डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें हम लैमार्किज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम सेकंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जो है डार्विनिज्म या डार्विनवाद। यह थ्योरी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने 1831 से लेकर के 1836 तक HMS बीगल नामक समुद्री जहाज के द्वारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और गैलापागोस द्वीप की यात्रा की। तो आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि डार्विन ने किस समुद्री जहाज से यात्रा की, उसका नाम लिखो। या राइट द नेम ऑफ दैट बोट या शिप इन विच डार्विन ट्रेवल्स। तो आपको लिखना है HMS बीगल। डार्विन 2 पुस्तकों से प्रभावित हुआ था। फर्स्ट बुक थी वो माल्थस नामक एक मैथमेटिशियन की थी, गणितज्ञ की थी, और किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का सिद्धांत। और इस किताब में जीवों में प्रजनन दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है। यह जो कंसेप्ट था उसके आधार पर डार्विनिज्म में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष, यह पॉइंट लिया गया था। और सेकंड बुक थी वो एक जियोलॉजिस्ट की थी, जिनका नाम था चार्ल्स लॉयल, और किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये भी डार्विन के समकक्ष थे, और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की। इनके दिमाग में भी नेचुरल सिलेक्शन का विचार आया, और इन्होंने अपने विचार को एक निबंध के रूप में लिख करके, एक एस्से के रूप में लिख करके डार्विन को भेजा। और एस्से का टाइटल था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, यानी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन और वालेस के विचारों में अद्भुत समानताएं थी। डार्विन तथा वालेस का प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है, यह रिसर्च पेपर के रूप में सम्मिलित रूप से पब्लिश हुई या प्रकाशित हुई। वालेस का चार्ट, डार्विनवाद को समझाने के लिए वालेस ने बाद में एक चार्ट प्रस्तुत किया, जिसको वालेस का चार्ट कहते हैं। इसमें फैक्ट्स और कंसिक्वेंसेस बताए गए हैं। तो फैक्ट्स थे, जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, और एक जाति के प्राणियों की संख्या स्थिर बने रहना, और इसको नाम दिया गया था जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दूसरा था जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इनकी आनुवंशिकता, यानी वेरिएशंस एंड इट्स हेरिडिटरी। और इसके परिणाम जो थे वो थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण। थर्ड था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेंजेज इन एनवायरनमेंट। और इसके रिजल्ट जो थे, निरंतर प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह सिद्धांत बाद में डार्विन ने अपनी पुस्तक में समझाया, और डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन परीक्षा में आपके एक प्रश्न पूछा जाता है कि डार्विन के द्वारा लिखी हुई किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी वन बुक रिटन बाय डार्विन। तो आपको इसमें या तो यह पूरा नाम लिखना है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या आप इसको शॉर्ट में ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इतना लिख सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के मेन पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन,
सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये तीन तरह का होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस 3 तरह का होता है। इसमें इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल, वेरिएशंस एंड हेरेडिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो इसके फर्स्ट इसमें से है ओवर प्रोडक्शन। सभी जीव जातियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, एनॉर्मस पावर होती है, और जीव गुणात्मक रूप से अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पादप हजारों की संख्या में बीज पैदा करते हैं, कीट सैकड़ों अंडे एक बार में देते हैं, एक जोड़ा हाथी संपूर्ण जीवन में लगभग 6 संतान उत्पन्न करता है, और अगर सारी संतानें जीवित रहे और वह इसी प्रकार से प्रजनन करते रहें तो लगभग 750 वर्ष में एक जोड़े हाथी से 19 मिलियन हाथी पैदा हो जाएंगे। सालमन मछली एक ब्रीडिंग सीजन में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। खरगोश एक बार में 6 बच्चे देता है और साल में 4 बार बच्चे उत्पन्न करता है, और जब बच्चा भी 6 माह की आयु का होता है तो वो भी प्रजनन के योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी जीवों में, सभी पादपों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। कुछ जीव अधिक संतान पैदा करते हैं, जबकि कुछ जीव कम संख्या में संतानोत्पत्ति करते हैं, और इसको विभेदात्मक जनन या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का या डार्विनिज्म का, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जीवों के द्वारा इतने अधिक संतान उत्पन्न करने के बाद में भी उनकी संख्या जो है वो स्थिर बनी हुई रहती है, तो उसका मुख्य कारण है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष। प्रत्येक जीव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्थान, आवास, भोजन आदि के लिए अपनी ही जाति या अन्य जाति के सदस्यों के साथ में प्रतियोगिता करते हैं। इसे उत्तरजीविता के लिए संघर्ष या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। यह संघर्ष जीव के संपूर्ण जीवन में जारी रहता है, जाइगोट बनने से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक यह संघर्ष जारी रहता है। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, सजातीय संघर्ष। यह संघर्ष एक ही जाति के सदस्यों के बीच में उनकी समान आवश्यकताओं के लिए होता है, जैसे भोजन, आवास और जनन। यह सबसे तीव्रतम संघर्ष होता है। सेकंड है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, अंतरजातीय संघर्ष। यह भिन्न जाति के सदस्यों के बीच में होता है और भोजन और आवास के लिए होता है। थर्ड है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, वातावरणीय संघर्ष। यह जीवों का उनके वातावरण की भिन्न परिस्थितियों के बीच होने वाला संघर्ष है, जैसे जीव वर्षा, बाढ़, सूखा, भूकंप, सर्दी, गर्मी, आंधी, ज्वालामुखी आदि से सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। थर्ड है वेरिएशंस एंड हेरेडिटी, विभिन्नताएं और वंशागति। केवल समान जुड़वा संतानों यानी आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके कोई भी 2 जीव तथा उनकी आवश्यकताएं समान नहीं होती। इसका अर्थ है जीवों के मध्य अंतर होते हैं और यही अंतर विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहलाते हैं। और ये अंतर जो है उनके आकार, आकृति, रंग और उनकी कार्य की यानी कि उनकी शेप, साइज, कलर और उनके फिजियोलॉजी में पाए जाते हैं। और इन्हीं वेरिएशंस के कारण कुछ जीव दूसरों की अपेक्षा अपने वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं। यानी कि some
organisms are more adapted to the environment than others. डार्विन के अनुसार वेरिएशंस जो है वो कंटिन्यूअस होती है और ऐसी वेरिएशंस यानी ऐसी विभिन्नताएं जो जीव को अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित बनाने या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है, अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाती है, यानी कि उनकी हेरिडिटी होती है, जबकि अन्य विलुप्त हो जाती है। तो जो विभिन्नताएं, जो वेरिएशंस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उनको वंशागत विभिन्नताएं कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस कहते हैं। और जो विभिन्नताएं विलुप्त हो जाती हैं उनको हानिकारक विभिन्नताएं कहते हैं या हार्मफुल वेरिएशंस कहते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। यह भी परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। तो यह कंसेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। और नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्ण डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन के अनुसार उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल अधिक सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले सदस्य ही योग्यतम होते हैं। संघर्ष में जो अधिक सक्षम होते हैं वही विजयी होकर के योग्यतम सिद्ध होते हैं। डार्विन के अनुसार योग्यतम प्राणी ही अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण लैंगिक प्रजनन के लिए मैटिंग पार्टनर को पाने में सफल होते हैं और इसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। उत्तरजीविता के लिए संघर्ष में केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो लाभदायक विभिन्नताएं रखते हैं, यानी बेनिफिशियल वेरिएशंस रखते हैं। अर्थात प्रकृति केवल योग्यतम जीवों का ही चयन करती है और इसे ही नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो डार्विन ने यह बताया कि जीवों के बीच में जीवों के द्वारा प्रचुर संख्या में संतति उत्पन्न की जाती है, लेकिन उत्पन्न होने वाली संतति में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लगातार बना रहता है और इस स्ट्रगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि वह जीव जो सबसे अधिक योग्य हैं वातावरण के प्रति, वही जीव जीवित रहता है और इसे ही उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया है। ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, डार्विन ने स्पष्ट किया कि ऐसी वेरिएशंस जो एनवायरमेंटल चेंजेज के अकॉर्डिंग होती है और अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे नई संतान अपने पूर्वजों से भिन्नता प्रदर्शित करती है। अगली पीढ़ी में प्राकृतिक वर्ण का यही प्रक्रम पुनः दोहराया जाता है और कई पीढ़ियों के बाद में अंततः एक नई जाति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से डार्विन की थ्योरी में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट था ओवर प्रोडक्शन, सेकंड था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड था वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, फोर्थ था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, एंड लास्ट था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म, डार्विन के सिद्धांत में कुछ कमियां पाई गई थी जिनका कि सर रिचर्ड ओवेन और एडम सेज्विक के द्वारा उनकी आलोचना की गई थी। इन कमियों में जैसे डार्विन ने अवशेषी अंगों के पाए जाने को स्पष्ट नहीं कर सका था, क्योंकि जीवों में वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनका कि उस जीव के शरीर में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार के अवशेषीय अंग जो कि वातावरण के अनुकूल नहीं होने पर भी जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो इसके बारे में डार्विन के सिद्धांत में किसी भी प्रकार का खंडन नहीं किया गया है। इस सिद्धांत में वेरिएशंस की ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं की उत्पत्ति, उनके क्या कॉजेज है और उनकी हेरिडिटी किस प्रकार से होती है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। डार्विन इस बात को समझाने में असफल रहा
कि एक जनसंख्या में केवल कुछ सदस्यों में ही बेनिफिशियल वेरिएशंस कैसे विकसित हो जाती है, जबकि दूसरों में ये हार्मफुल होती है या हानिकारक होती है। डार्विनवाद में सर्वाधिक आपत्ति सेक्सुअल सिलेक्शन या लैंगिक वर्ण पर उठाई गई। डार्विन के अनुसार फीमेल ही अपने सेक्सुअल पार्टनर का सिलेक्शन करती है, जबकि नर ऐसा नहीं करता है। डार्विन सोमेटिक एंड जेनेटिक वेरिएशंस में भी कोई डिफरेंस नहीं कर सके थे। यह सिद्धांत जीवों में उपस्थित हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका था, जैसे बारहसिंगा के सींग। बारहसिंगा के सींग जो है वो अत्यधिक विकसित हो जाते हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं होता है, फिर भी वो उसमें इसी प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में भी बने हुए रहते हैं। तो इन अंगों के अति विशिष्ट अंगों के बारे में डार्विनवाद में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता को तो समझाता है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को समझाता है, किंतु अराइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि वो योग्यतम आया कैसे या कैसे बना, उसकी व्याख्या नहीं करता है। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसे आनुवंशिकता का, उसे जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। तो डार्विन ने अपनी इन कमियों को दूर करने के लिए एक और सिद्धांत दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया पैनजीनवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक प्राणी के प्रत्येक अंग से पैनजीन्स उत्पन्न होते हैं, और ये पैनजीन्स अति सूक्ष्म कण होते हैं, और जिस अंग से उत्पन्न होते हैं इनमें उसके बारे में सूचना होती है। ये पैनजीन रुधिर धारा के साथ में चल करके अंत में गैमीट्स में कलेक्ट हो जाते हैं, और जिससे प्रत्येक गैमीट में प्रत्येक अंग से कम एक एक पैनजीन अवश्य होगा। जाइगोट के बन जाने पर पैनजीनों में से प्रत्येक पैनजीन उसी अंग की रचना करने लगता है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से डार्विन ने अपने सिद्धांत में उपस्थित कमियों को दूर करने के लिए थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस दिया था। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ पैनजीनेसिस या पैनजीनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि प्राणी के प्रत्येक अंग में बिल्कुल ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनमें कि उसकी मेमोरी सुरक्षित रहती है, और ये जो पैनजीन्स है ये गैमीट्स के थ्रू जाइगोट से होते हुए नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, और उस ऑर्गन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लेमार्क और डार्विन के सिद्धांत में जो एविडेंसेस दिए गए थे उसके बारे में बताया गया है। जैसे लेमार्किज्म में जिराफ की पूर्वज अवस्था में छोटी गर्दन ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचकर अधिक प्रयोग किया गया। इस कारण से उसकी गर्दन और आगे के पैर लंबे हो गए, जबकि डार्विन ने बताया कि जिराफ की पूर्वज अवस्था में गर्दन की अलग अलग लंबाई वंशागत थी। तो इन्होंने बताया कि जिराफ जो अलग अलग जिराफ थे उनमें गर्दन की लंबाई अलग अलग थी। लेमार्क ने बताया कि जिराफ की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वज से अधिक हुई, ये भी गर्दन को खींचकर अधिक प्रयोग करते थे। जबकि डार्विन ने बताया कि जीवन संघर्ष के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ, क्योंकि पहले इन्होंने बताया था कि अलग अलग जिराफ में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी, लेकिन जिन जिराफ की गर्दन लंबी थी जीवन संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त हुए, और नेचुरल सिलेक्शन के कारण लंबी गर्दन के जिराफ की संतति में वृद्धि हुई और छोटी गर्दन के जिराफ धीरे धीरे नष्ट होते गए। लेमार्क ने बताया कि जिराफ की नई संतति में गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की लंबी गर्दन विकसित हुई, जबकि डार्विन ने बताया कि उपरोक्त कारणों से केवल लंबी गर्दन के जिराफ जीवित रह पाए।
यानी नेचुरल सिलेक्शन ने उन्हीं जिराफों को जीवित रहने का मौका दिया जिनकी गर्दन लंबी थी। फिर है नियो डार्विनिज्म। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था नियो लैमार्किज्म, तो कुछ वैज्ञानिकों ने डार्विन के थ्योरी में या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत में कुछ बातें जोड़ते हुए या इसको मॉडिफाइड रूप में विकसित किया और इसको नियो डार्विनिज्म का नाम दिया। और इनमें मुख्य थे वीजमैन, मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज, हक्सले, गेट्स और स्टेबेंस। इन्होंने डार्विनवाद की कमियों को दूर करने के लिए अनेक प्रयोग किए। नव डार्विनवाद के मुख्य बिंदु निम्न है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सभी जीव गुणात्मक रूप से गुणन या प्रजनन करते हैं। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, भोजन और आवास सीमित होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यह 3 प्रकार का होता है जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। जेनेटिक वेरिएशंस, तो इन्होंने वेरिएशंस को यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन बताया है। यह वंशागत विभिन्नताएं होती है जो कि निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। इसमें फर्स्ट है म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। इन्होंने ड्रोसोफिला पर या ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो म्यूटेशन, इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी कहते हैं, असतत विभिन्नताएं भी कहते हैं, जो जीव के जीनोटाइप में परमानेंट चेंजेज के कारण विकसित होती हैं। और उत्परिवर्तन या म्यूटेशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है जीनोमेटिक म्यूटेशन, यानी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। सेकंड है क्रोमोजोमल एब्रेशन, यानी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। और थर्ड है जीन म्यूटेशन, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेज। सेकंड है जेनेटिक वेरिएशंस में यह जीन रिकॉम्बिनेशन के कारण भी उत्पन्न होती है। ये नए प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बनते हैं। और हम जानते हैं कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब होता है, तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, तो उस वक्त नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन माइग्रेशन। संकरण और जीन प्रवास, यह ऐसे जीवों के बीच संयोजन होता है जो एक दूसरे से एक या अधिक लक्षणों में आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं खच्चर के बारे में, मूल के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन माइग्रेशन। लास्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। यह वास्तव में कुछ विशेष लक्षणों के जीन का विलोपन या योग होता है जो किसी पॉपुलेशन में से एक भाग के मृत हो जाने या अन्यत्र चले जाने अथवा आबादी में कुछ नए सदस्यों के आगमन के कारण होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स के जीन या तो उसमें से अलग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या उसमें आकर के मिलते हैं। अब नष्ट कैसे होते हैं कि एक पॉपुलेशन में से कुछ जीव जो है उनमें महामारी फैली, जैसी कि अभी बर्ड फ्लू का आप सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से उनमें किसी प्रकार का महामारी फैली और उसके कारण एक पॉपुलेशन के कुछ जीव जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गए या मृत हो गए। तो उनमें जो विशेष लक्षणों का जीन उपस्थित था, वो जीन जो है हमेशा के लिए उस पॉपुलेशन में से नष्ट हो गया या गायब हो गया। यहाँ कुछ सदस्य जो है एक पॉपुलेशन के, वो भोजन या आवास के लिए कमी होने के कारण वो किसी दूसरे स्थान पर चले गए, तो उनके जीन जो हैं उस पॉपुलेशन में से कम हो गए या नष्ट हो गए। इसी प्रकार से पास में स्थित उन्हीं जीवों की कोई दूसरी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो
मान लीजिए कि पहले वाली पॉपुलेशन के साथ में आकर के जुड़ गए, तो उनमें जो जीन है वो जीन इस पॉपुलेशन के साथ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ विशेष लक्षणों के जीन जो हैं उनका या तो विलोपन होता है, डिलीशन होता है, या उनका एडिशन होता है। यह शेष जनसंख्या में जीन फ्रीक्वेंसी में, जीन आवर्ती में चेंजेस ले आता है या परिवर्तन कर देता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल छोटी जनसंख्या में ही ऑपरेट होता है। तो पॉपुलेशन जो छोटी होती है उसी में ही ऑपरेट होता है, बड़ी पॉपुलेशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जीन पूल में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तो सीवाल राइट के द्वारा जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम दिया गया था। जीन पूल में जीन की फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंजेस को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और यह जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है छोटी पॉपुलेशन में ही हमेशा दिखाई देता है। इसके कारण छोटी पॉपुलेशन के फिनोटाइप में तुरंत अपनी जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उससे भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, और कभी कभी नई जाति की उत्पत्ति भी हो जाती है। और इस प्रकार के प्रभाव को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ जीव जो पॉपुलेशन में से दूर चले गए हैं या नष्ट हो गए हैं या मृत हो गए हैं, तो उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के जीन्स जो हैं उस पॉपुलेशन में से हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। थैंक यू।